नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। History has been marked by several violent and bloody revolutions. The French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. उस टाइम पे 30 इयर्स वॉर यूरोप में चल रहा था, अफ्रीका में कोंगो वॉर और मिंग क्विंग वॉर चाइना में और मराठा मुगल वॉर इंडिया में। उस टाइम पे फ्रांस में लोग 3 गठों में विभाजित थे। पहला ग्रुप था नोबेलिटी या एरिस्टोक्रेसी का और दूसरा था क्लेयर्जी जिसे हम प्रिस्ट कह सकते हैं, और थर्ड ग्रुप जो कि था फार्मर्स या कहीं तो पीजेंट्स का, क्योंकि उस समय में ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे या एग्रीकल्चर करते थे। ज़्यादातर लोग राजा को भगवान मानते थे या कहते थे कि राजा को राजा भगवान ने ही बनाया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सम्मानीय है। और उस समय पुजारी मौलाना या प्रिस्ट जो खुद को धर्म का ठेकेदार कहते थे, और जो लास्ट में बच्चे हैं वो थे गरीब लोग जो कि अपने भाग्य को एक भगवान का फल ही कहते थे, जो कि उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ पाप किए होंगे और जो मिला है उसमें खुश रहा करते थे। उस टाइम में फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, नोबिलिटी, क्लर्जी और प्रेजेंट्री। जो क्लर्जी थे मतलब जो पुजारी पंडित थे वो आम आदमी से टैक्स लिया करते थे, जो कि धार्मिक टैक्स था, उसे टाइथ कहा जाता था, जो कि मतलब एक किसान जितनी फसल उगाएंगा उसका 1/10 पार्ट उसे क्लर्जी को देना पड़ता था। इसके अलावा नोबिलिटी जो थे उन्होंने भी आम आदमी पर डायरेक्ट लैंड टैक्स लगाया था, जिसे कि टाइल कहते थे वो। और उस समय क्लर्जी और नोबिलिटी ना के बराबर टैक्स दिया करते थे, वो बस टैक्स आम जनता और किसानों पर लगाते थे। उस समय की फ्रांस की पेंटिंग्स भी ये दिखाती है कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो किसानों की पीठ पर कैसे बैठ कर रहना चलते थे। उस समय नोबिलिटी और क्लर्जी बस 2% थे और बाकी के 98% पीजेंट्स थे, और इसे 3 स्टेट्स कहा जाता था उस समय। अल्सो उस टाइम पर फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी क्योंकि फ्रांस हमेशा ब्रिटेन के साथ युद्ध करता रहता था, और उस युद्ध में ही 7 इयर्स वॉर में वो पूरा बैंकक्रप्ट हो गया था। फ्रांस पूरा कर्ज में डूब गया था। वो बस 20 साल की उम्र में लुई 16 फ्रांस के राजा बन गए उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो किसान अपनी फसल उगाते थे उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी गवर्नमेंट। वो क्या करती थी, जो जहाँ पर फिमाइन या बहुत ज्यादा भूखमरी आ गई है वो दूसरी जगह जहाँ पर अच्छा फसल है वहां से वो लाकर उन्हें पहुंचाती थी और उनकी मदद हो जाती थी उस टाइम पे। इस समय के बीच में एक और जंग होती है, एंग्लो फ्रेंच वॉर 1778 to 1783, और उस टाइम पे फ्रांस पूरा कर्ज में डूब गया था। उस पे टोटल 2 बिलियन लिवरे का कर्ज आ गया था। और इस खतरनाक स्थिति में भी लुई 16 ने पूरे पैसे जो थे वो एक आलीशान महल वसाई में बनाने में खर्च कर दिए। उसकी मेंटेनेंस में भी उन्होंने बहुत सारे पैसे खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी जो थी मैरी एंटोनी उनसे भी बड़ी महात्मा थी। आप दुनिया के सबसे ज्यादा अय्याश लोगों में से देखोगे तो ये नंबर 1 पे आती है। ये क्वीन हर साल 300 नई ड्रेसेस लेती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैलेस के बाहर गार्डन में बहुत सुंदर लैंडस्केपिंग की थी, जो कि 20 किलोमीटर दूर है पेरिस से। और उनके पास बहुत ज्यादा महंगे फ्रेग्रेंसेस मतलब परफ्यूम्स थे, और उनकी हेयर स्टाइल एक बहुत बड़ी जहाज जैसी थी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही आज के दिन फ्रांस का मोटो भी है। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल बुलाया गया, जो कि 175 साल बाद पहली बार था, क्योंकि जो नोबेलिटी और क्लर्जी थे वो एडवाइस थी ना उसे मान नहीं रहे थे, और पेरिस के पार्लियामेंट में बस शोर मचा रहे थे। इसीलिए लुई 16 को लगा कि हम स्टेट जनरल को एक रबर बैंड की तरह यूज करेंगे। अब तीनों स्टेट्स के पास एक सिंगल वोट होता था, क्लर्जी का 1 वोट, नोबेलिटी का, और 98% की जनता का बस 1 वोट होता था। तो टोटल में 3 वोट हो गए। इसीलिए जब कोई भी डिसीजन लेने का टाइम होता था तब क्लर्जी और नोबेलिटी एक हो जाते थे और जनता के अगेंस्ट वोट करते थे। इसीलिए कोई भी ढंग का डिसीजन नहीं हो रहा था। इसीलिए आम जनता ने आवाज उठा के कहा कि हर एक व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए, ना कि किसी एक ग्रुप का 1 वोट होना चाहिए। लेकिन राजा ने इस डिमांड को सीरियसली नहीं लिया। तो फिर आम जनता ने कहा कि हमें इस स्टेट जनरल का हिस्सा नहीं बनना है, और हम अपनी खुद की एक स्टेट जनरल बनाएंगे और अपनी खुद की
गवर्नमेंट बनाएंगे। हमारे राजा लुई ने जब ये सुना तो जाके हॉल पर ताला लगा दिया ताकि वो लोग उसमें घुस ही न पाए। तो फिर जो आम जनता थी वो पास के एक टेनिस कोर्ट में पहुंच गई जो कि खाली था। तो फिर उन्होंने टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट कहा जाता है। इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी थी। नेशनल असेंबली के हॉल में जब लोग बैठते थे तब लेफ्ट साइड में थर्ड स्टेट के लोग बैठते थे। आम जनता जिन्होंने कि इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया 98% को ये लोग रिप्रेजेंट करते थे। और दूसरी साइड राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बैठते थे। क्लर्की और नोबेलिटी के लोग जो कि मोनार्की के सपोर्ट में थे। फिर आपने गेस कर ही लिया होगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग शब्द यहाँ से ही आए थे। इन शब्दों को हम पॉलिटिक्स में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। वेट फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।